बात करते हैं 26 जनवरी के महत्व की। 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, राइट। वहां तक पहुंचने तक क्या क्या चीजें, क्या क्या इवेंट्स हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, दो हमारे लिए महत्वपूर्ण दिवस हैं भारत के इतिहास में। समझिए, एक स्वर्णिम जो युग शुरू हुआ है उसमें एक तो 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमने अंग्रेजों से आज़ादी पाई। उसके बारे में हम और बात करेंगे, कितनी पाई, कितनी नहीं, कितनी हुई, कितनी कब हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा गणतंत्र दिवस, जब हम असली मायनों में आज़ाद एक तरह से कहा जाए तो हुए, क्योंकि उस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान अपनाया, जिसे अब 75 साल हुए हैं। आपने देखा होगा संसद में भी इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत हुई है जी, ऑन द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिक्लेयर किया गया कि हम एक रिपब्लिक है, यानी हम एक गणतंत्र है, इसीलिए इसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। जी। तब तक हम गणतंत्र नहीं थे जब तक हमने उसको एक्सेप्ट नहीं कर दिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे करके उसका प्रीएम्बल शुरू होता है। इसमें बाद में वो कहते हैं कि वी आर नाउ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जी। तो रिपब्लिक शब्द का अर्थ है कि हर चीज चुनाव से होगी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यानी हर चीज लोगों के चुनने से होगी। लोग जो इस देश में रहते हैं उनकी मलकियत होगी इस पर। ऐसा नहीं कि जैसे किसी राजा की मलकियत हो या अंग्रेजों की मलकियत हो या किसी की हो। इट्स दैट द ओनरशिप ऑफ द कंट्री नाउ पासेस इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन इट। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी डेमोक्रेटिक यानी जो जनता की इच्छा होगी, उस इच्छा को सर्वोपरि माना जाएगा। वही लोगों को चुन के देगी। उनके चुनने की प्रक्रिया के बाद वो लोग वो करेंगे जो लोग चाहेंगे। जी। अब प्रैक्टिकली करते हैं नहीं करते हो, दैट इज अनदर मैटर, लेकिन फैक्ट रिमेंस के दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाजेस। और इसके अलावा रिपब्लिक यानी हम गणतंत्र हैं, तो लोग इस पूरे सिस्टम के जो मालिक हैं वो अल्टीमेटली भारत के सारे लोग हैं। कोई भी बाहर की शक्ति, कोई राजा, कोई नवाब, कोई भी इसका मालिक नहीं है। ये अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम 15 अगस्त और उससे पहले जाए, इससे पहले थोड़ी सी बात कॉन्स्टिट्यूशन की कर ली। बिल्कुल सर। और उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। 1947 में हमने आजादी पाई, 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। बिल्कुल। तो 1947 का महत्व और 1950 का महत्व और उसके बीच के समय में क्या कुछ हलचल हुई देश में, उसके बारे में अगर आप 5 मिनट बोल सकें तो वो अच्छा रहेगा। देखिए, जो संविधान लिखने की प्रक्रिया थी, ये ऐसा नहीं कि 15 अगस्त 1947 को ये लोग जब अंग्रेज चले गए तो हमने सोचा चलो अब अपना एक संविधान बनाते हैं। जी। ऐसा नहीं, इट इज नॉट ए कैजुअल थिंग। इसके बारे में सालों साल लोग विचार कर रहे थे कि जब अंग्रेज जाएंगे तो हम किस तरह की सरकार चाहते हैं। इसीलिए ये जो प्रक्रिया है लोगों को अधिकतर पता नहीं है। 1947 में नहीं शुरू हुई थी, ये 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई थी। यानी संविधान बनाने की प्रक्रिया अंग्रेजों के जाने से 1 साल पहले शुरू हो गई थी। जी। और उसके ऊपर डिबेट चलती थी। 11 सेशंस हुए 1949 तक, नवंबर 1949 तक, जिनके दौरान पूरा डिस्कस किया गया कि देश कैसा बनेगा। जी। लेकिन जब ये प्रक्रिया चल रही थी तब पैरेलली बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था। सबसे जो दुखद घटना उस समय हुई वो ये हुई कि उस समय पार्टीशन हुआ भारत का। जी। और पार्टीशन के अंदर लाखों लोग विस्थापित हुए, लाखों लोगों का दोनों तरफ से खून बहा और बहुत बुरी हालत में लोग वहां से आए, कैंपों में रहे, कभी खाने को नहीं है, कभी रहने को नहीं है। तो सरकार के लिए देखिए, दो पैरेलल चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, एक तरफ इन लोगों को देख रहे हैं कि जो लोग वहां से आए हैं उनको कैसे अपने को दोबारा से सेटल करना है, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक दिमाग का काम हो रहा है कि किस तरह का देश हम चाहते हैं अपने लिए आगे। तो सबसे बड़ी जो बात हुई वो तो ये हुई कि उस समय पार्टीशन हुआ भारत का। हजारों लाखों हमारे भाई यहाँ से उधर गए और वहाँ से इधर आए, और बहुत सारी नफरत, बहुत सारा दुख और बहुत सारा खून बहा, बहुत बहुत दुख हमने देखा देश के लिए। तो वो दोनों चीजें पैरेलली चल रही थी इसी दौरान। तो एक तो ये एक्टिविटी बाहर हो रही थी, दूसरी एक्टिविटी ये हो रही थी कि सरदार पटेल रियासतों को भारत में विलीन करने की प्रक्रिया को चला रहे थे। करेक्ट है ना, बिकॉज हमें पता है कि 500 कुछ रियासतें भारत में हुआ करती थी। सरदार पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं, वो इसीलिए उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा वो ये रहा कि उन्होंने कहीं समझा कर, कहीं धमका कर, कहीं शक्ति का प्रदर्शन कर इन सब रियासतों को अपने भारत में विलीन कराया। दैट इज दे एवरी princely state signed an instrument of accession for merging into India. And they became complete parts of India as a part of the country completely. They were not ruled by anybody else. कुछ राज्य थे जो नहीं। इसी दौरान कुछ राज्य थे जिन्होंने भारत में आने से या तो मना किया या थोड़ी सी उसमें हेजिटेशन दिखाई। करेक्ट। जिन राज्यों को हम जानते हैं वो है हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। किस राज्य को नहीं जानते वो था जोधपुर।
ओके जोधपुर के महाराज ने भी ये चाहा था कि अल्टीमेटली हमारा जोधपुर जो है एक आज़ाद देश की तरह हो, चले और आगे जाए, लेकिन उनको समझाकर और टेबल पर लाकर समझाकर उनका विलीनीकरण हो गया। और इसी दौरान में कश्मीर का, हैदराबाद का और जूनागढ़ का विलीनीकरण हुआ। कश्मीर की केस में तो क्या हुआ कि पाकिस्तान का हमेशा उस पर क्लेम था, क्योंकि जिन्ना का जो पाकिस्तान बनने का एक बेस था वो ये था कि भाई मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ जाएगी और हिंदू पॉपुलेशन यहाँ रहेगी जी। जबकि धर्म के आधार पर जब देश बढ़ते हैं तो उन देशों का कोई बहुत अच्छा होता नहीं है। Correct. हम सेकुलर है, हमारे पास हिंदू भी हैं, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, ईसाई है जी। देखिए आज हम कहाँ पर है, और जो देश वहाँ पर जाकर केवल धर्म के आधार पर बना था उसकी हालत देख लीजिए कि वहाँ पर अगले महीने की तनख्वाह देने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं है जिस प्रकार का होना चाहिए। एनीवेज, तो उन्होंने ये सोचा कि चूंकि एक हिंदू राजा थे और मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने अपना क्लेम उस पर समझा। और चूंकि अपनी फौज को डायरेक्टली भेजते तो वो युद्ध हो जाता, इसलिए अपने फौजियों को कबाइलियों के रूप में उन्होंने वहां से भेजा, ट्राइबल्स के साथ भेजा मिलाकर, और वो इलाके लेते लेते श्रीनगर के बॉर्डर तक आ गए। जब वो श्रीनगर के बॉर्डर पे आए तब महाराजा हरी सिंह जो कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने भारत से कहा कि भाई आप मेरी मदद कीजिए। और पटेल जी ने सीधी तरह ये कह दिया कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं तब तो हम आपकी मदद करते हैं, वरना आपकी किस्मत है, आप जैसा चाहे कर लीजिए। तो वहाँ फिर भारतीय फौज गई, उनको पीछे हटाया, और अनफॉर्चुनेटली सीज फायर हो गया एक पर्टिकुलर जगह पे जाके। तो हमारा कुछ हिस्सा जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान, ये सारे इलाके अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और अगर आप कश्मीर का और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर के बारे में देखते हैं तो आपको पता चलेगा हमारा जीवन स्तर कहाँ है और उनका जीवन स्तर आज की तारीख में वहाँ जाने से क्या है।